नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर से करने जा रहे हैं। मऊ में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बड़ी बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। मऊ में हिंदी भवन में यह बैठक चल रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी के काम की समीक्षा की जा रही है, साथ ही भविष्य की रूपरेखा को लेकर मंथन भी चल रहा है। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में ओपी राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी अभी भी एसपी के साथ है। ये तो अखिलेश जी से पूछिएगा, वही बताएंगे, हम नहीं बता सकते। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। हम हमेशा 24 घंटे में जब हम सो जाते हैं तो बंद कर देते हैं काम, जग जाते हैं तो पार्टी का काम करते हैं। दयाशंकर सिंह से बीजेपी के, उन्होंने कहा कि आपकी बीजेपी से अच्छे ताल्लुक हैं। हमारा तो सबसे ताल्लुकात है। हमारा ताल्लुकात सोनिया जी से भी है, मायावती जी से भी है। हमारा ताल्लुकात मुख्यमंत्री जी से भी है। किससे नहीं है? सब पार्टी से है। लखनऊ में बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं। जो अपने प्रस्ताव पास हुए थे, केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और जो 8 साल की आदरणीय मोदी जी का जो सपना था और आदरणीय मोदी जी के कारण जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तो वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार रहा, जो उनके शासनकाल में 14 से एक विकास की लहर चली और लोगों ने जो वंशवाद की पार्टियों को नकारा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे वंशवाद की पार्टियों का नकारने का जो जनता जनार्दन अभियान चलाया है, ये सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई है। संगठन के आगे विभिन्न प्रकार के अपना कार्यक्रम होती है, बैठकें हैं, कार्य समिति है, ये सब की बैठकें होती हैं। वह नीचे जो अपना अभियान चलता है, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो भी हैं, गरीबों तक कैसे पहुँचे और रामपुर आजमगढ़ की जिस प्रकार जनता जनार्दन ने आदरणीय मोदी योगी जी को आशीर्वाद दिया है और वंशवाद को सिरे से नकार दिया है, यानी अखिलेश यादव कोई संगठन में कार्यकर्ता यादव नहीं मिला, धर्मेंद्र जी को भेजना पड़ा और जनता ने नकार दिया। इस प्रकार का आशीर्वाद जिस प्रकार मिला है और हम सबका दायित्व तो बनता है मंत्रिमंडल का और संगठन के कार्यकर्ताओं का, और हम सबको परिश्रम की पराकाष्ठा गरीब कल्याण के लिए करना पड़ेगा, गरीबों के लिए करना पड़ेगा, गरीबों की खुशहाली के लिए काम करना पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में आज एक अहम बैठक आयोजित हुई। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में मंथन किया गया कि कैसे 2024 का रोड मैप तैयार किया जाए। और जो तेलंगाना में बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्य समिति की, उसमें जो एजेंडे तय किए गए थे उन पर भी मंथन किया गया और जमीन पर उसे किस तरह से उतारा जाए, इस पर मंथन हुआ। हमारे साथ में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आज बैठक में क्या कुछ रहा? आज अल्पसंख्यक मोर्चे को 3 तलाक पीड़ितों के बीच जाने का और लाभार्थियों के बीच जाने का, और जो समाज है जो अपने कमज़ोर बूथ हैं उन पर काम करने के लिए एक योजना बनी है और वो योजना आगे जाकर ज़मीन पर उतरेगी। जैसा संगठन का निर्देश होगा उस प्रकार से काम होगा। अच्छा, बैठक में जो और भी बड़े लोग थे, जो तमाम बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने क्या कुछ अल्पसंख्यकों को लेकर कि उनको कैसे लामबंद किया जाए उस पर लेकर क्या कुछ बातचीत की? जैसे कि राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा समाज को लेकर कहा था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 3 तलाक पीड़ितों को लेकर के, लाभार्थियों को लेकर के, और हमने सभी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी वर्गों को आवाज़ दिए हैं, सभी को मुद्रा लोन दिया है, सभी को सभी सरकारी स्कीमों का लाभ दिया गया है। वो लोग केवल लाभार्थी हैं, धर्म देखकर नहीं, उनको लाभार्थी के रूप में संपर्क किया जाए और अल्पसंख्यक मोर्चा इसमें विशेष रूप से काम करे।
हाँ, अल्पसंख्यक मोर्चा को कुछ अलग से जिम्मेदारी दी गई, जो तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उसमें किस तरह से काम करना है? जी बिल्कुल, ये सीधे सीधे आज केवल एक ही मोर्चे के बारे में बात हुई, वो अल्पसंख्यक मोर्चा, जिसे मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे काम दिया है कि उनके बीच जाकर के काम करिए, उनको पार्टी से जोड़िए। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी तमाम सीटें हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटें हैं, वहाँ पर किस तरीके से अल्पसंख्यकों के बीच में काम करना है और कैसे उनको लामबंद करना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इन सभी बिंदुओं पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान हैं उनको जमीन पर किस तरीके से उतारा जाए, उस पर मंथन किया गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब एक बड़ी खबर मेरठ से, वकील के चैम्बर पर तेजाब फेंक दिया गया है। केस ना लेने पर एक महिला ने वकील के चैम्बर पर तेजाब फेंक दिया। गुस्साई महिला ने वकील को धमकी भी दी। वकील को फोन करके इस महिला ने धमकी दी है। तेजाब फेंकने के बाद महिला फरार है। मेरठ के कचहरी परिसर की यह घटना है। आरोप है कि एक महिला ने केस ना लेने पर वकील के चैम्बर में तेजाब फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद फोन करके वकील को धमकी भी दी। ये महिला फिलहाल फरार बताई जा रही है। निखिल से इस पर अपडेट लेते हैं। निखिल, अभी तक कोई पुलिसिया कार्रवाई इस मामले पर हुई है? देखिए, वकीलों में बेहद नाराजगी है कचहरी परिसर की सुरक्षा को लेकर। जिस तरीके से महिला पहुंची और उसने चैम्बर में तेजाब फेंक दिया, कोई घायल भी हो सकता था। ये तो अच्छी बात थी उस समय की कोई भी वकील उस समय चैम्बर में नहीं था और तेजाब फेंकने की घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। लेकिन वकीलों ने इस पर आक्रोश जताया है और उन्होंने बताया है कि शारदा नाम की महिला है जो पहले से उनके यहाँ आती थी और वही नाराज थी नए केस को लेकर, क्योंकि वकील उसका केस नहीं ले रहा था। इसी बात से नाराज होकर उसने चैम्बर में तेजाब फेंक दिया और फिर वकील को फोन करके धमकाया भी। फिलहाल इस पूरे मामले में तहरीर दे दी गई है, लेकिन अभी तक इसमें मुकदमा ना तो पंजीकृत किया गया है, ना ही महिला की गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास किया गया। इस बात को लेकर वकीलों में नाराजगी भी बनी हुई है। जी, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया निखिल आपका। रामनगर में सुबह 5:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां ढेला नदी में आर्टिगा कार बह गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची को बचाया गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कार में कुल 10 लोग सवार थे। ये सभी लोग पंजाब के बताए जा रहे हैं। वहीं इस कार में कुछ स्थानीय लोगों के होने की भी खबर है। बताया यह जा रहा है कि ढेला नदी उफान पर थी और उसी वक्त उस ओर से आ रही आर्टिगा कार ने पानी में डाल दिया, जिससे कार तेज बहाव में अनियंत्रित होकर बह गई। वहीं हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। यहाँ मैं पानी खोदते भाव आया, मैं यहाँ खड़ा था गाड़ी ले हुए, मैंने हाथ हिलाया, लाइटें मारी, दबने गाड़ी नहीं रोकी। फिर ज़्यादा उधर कार आते रही, पानी हाथ से पूरी गाड़ी बह गई। मेरे सामने वाली बात, हादसा मेरे सामने हुआ, ये वाला पूरा हुआ। अब मैं मना कर रहा हूँ, मैं हाथ ला रहा हूँ। मैंने सुबह 5 बजे टाइम हुआ, करीब 5, सवा 5 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई। और अभी तक जो उसमें जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 6 महिलाओं की बॉडी रिकवर हुई है और उसमें 3 पुरुष हैं और एक महिला उसमें जिंदा बची है जो अभी हॉस्पिटल में है, जिसका इलाज चल रहा है। देश के सबसे अहम दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक को सुरक्षित करने के लिए रेल मंत्रालय रेल पटरियों के दोनों तरफ दीवार बना रहा है और इसके पीछे मकसद यह भी है कि दीवार के बीच में चलने से जानवर और दूसरी चीजें रेलवे लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगी और हादसों के साथ साथ ट्रेन वक्त पर पहुंचेगी। इटावा में कुछ दूरी तक दीवारें बन भी चुकी हैं। रेलवे की कोशिश है कि आने वाले वक्त में ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जाए और उसी को लेकर रेलवे पुख्ता इंतजाम कर रहा है। आने वाले समय में जब ट्रेन से आप यात्रा करें तो आपको दोनों तरफ दीवारें दिखेंगी। सीधा मकसद है कि इस दीवार से घटनाएं कम होंगी और लोग ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। जितने भी ट्रैक से जानवर कटते हैं, गाय कटती हैं, इनमें रोकथाम होगा इससे। जानवर नहीं, गायें नहीं अंदर जाएंगी या छेरी बकरी एकदम भाग जाती हैं, वो नहीं भागेंगी। कोई आदमी एकदम भाग रहा है वो नहीं क्रॉस हो पाएगा। जहाँ जहाँ रास्ता है वहीं से हो पाएगा क्रॉस। देश के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर इस तरह की दीवार खड़ी की जा रही है। यह दीवार कम से कम 10 फुट की ऊंचाई पर स्थापित हुई नज़र आ रही है और इसी तरह की दीवार
दूसरे भी छोर पर बनाई जा रही है। तो इस जो रेलवे ट्रैक है इसको घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है और जिसके पीछे यह वजह बताई गई है कि अमूमन इस रेलवे ट्रैक पर इस तरह के हादसे पेश आते हैं जिसमें मवेशी आकर के रेलवे लाइन के सामने पहुंच जाते हैं, फिर कटने से रेल का जो इंजन होता है वो ख़राब हो जाता है और घंटों के तादाद में वो यात्री ट्रेन मौके पर खड़ी रहती है और उसमें तकनीकी खामी भी आ जाती है जिसको दुरुस्त करने में बड़ी मुश्किलात आती है रेल विभाग के लोगों को। और इसी वजह से रेल मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है और जिसके बाद में इस तरीके की दीवार बनाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। निश्चित है कि जब यह दीवार पूरी तरीके से बन जाएगी तो जो हादसे हुआ करते रहे हैं उन हादसों पर हर हाल में कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। इटावा के लोग भी ऐसा मान करके चलते हैं यह जो दीवार खड़ी की जा रही है ये कहीं ना कहीं इन हादसों को रोकने में कारगर साबित होगा। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। और अब खबर आगरा से। ब्लॉगर मर्डर केस में गिरफ्तारी हो गई है। फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी चेतन और अनवर की गिरफ्तारी हो चुकी है। चौथी मंजिल से फेंक कर हत्या की गई थी। ब्लॉगर रितिका मर्डर केस में ये गिरफ्तारी हुई है। काफी दिनों से ये आरोपी वांटेड थे, भागे हुए थे और अब 2 की गिरफ्तारी की गई है। ब्लॉगर रितिका मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी खबर। आरोपी चेतन की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इस केस में। आपको बता दें कि चेतन और अनवर इन दोनों पर रितिका की हत्या का आरोप है। चौथी मंजिल से फेंक कर ब्लॉगर रितिका की हत्या कर दी गई थी और अब इस केस में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, चेतन और अनवर की। रितिका के घर वालों का आरोप है कि उसको पहले से हत्या की धमकियां मिल रही थी, उसकी जान को खतरा था। पुलिस को सूचना दी गई थी लेकिन तब पुलिस ने एक्ट नहीं किया और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। रितिका का मर्डर कर दिया गया, चौथी मंजिल से फेंक करके उसकी जान ले ली गई। और जिन पर आरोप लगा उनमें खुद रितिका का पति भी शामिल है। उसके कुछ साथियों का भी नाम इस मामले में आया। ये सभी फरार चल रहे थे और अब आरोपी चेतन और अनवर गिरफ्तार हो चुके हैं। आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरिफ, किस तरह दोनों की गिरफ्तारी हुई है और अभी कितने आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? देखिए, इस पूरे मामले में 5 लोग आरोपी थे जिसमें से पति और 2 महिलाओं को गिरफ्तार करके पुलिस ने पहले दिन भेज दिया था। 2 आरोपी थे अनवर और चेतन, ये लगातार फरार चल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कैसे गिरफ्तार हुआ है, इनसे क्या क्या बरामद हुआ है, इस बात का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि 10-12 दिन से ज्यादा वक्त हो गया, करीब 15 दिन हो गए इस घटना को और अब आकर वो जो आरोपी फरार चल रहे थे उनको भी पुलिस ने स्थल पर पहुंचा है। क्या बरामद हुआ है इसकी जानकारी थोड़ी देर के बाद बदल पाएगा। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और खुद रितिका का पति, उन्हें जेल भेजा जा चुका है। और चेतन, अनवर जो कि फरार चल रहे थे उनको पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है। मेरठ पुलिस ने माफिया यशपाल तोमर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यशपाल तोमर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया है। वेद व्यासपुर इलाके में करीब 5 करोड़ रुपए का मकान पुलिस ने कुर्क कर लिया है। भू माफिया यशपाल का हाल देखिए। कानून को तोड़ने वाले का घर टूट गया। प्रदेश के कुख्यात भूमाफिया यशपाल तोमर की जगह जगह संपत्तियां हैं और उन पर योगी सरकार 2.0 में कार्रवाई का हंटर चल रहा है। फर्जी केस में दूसरों को जेल भिजवाने वाले का घमंड टूट गया और उसी की दीवार पर प्रशासन ने लिख दिया संपत्ति कुर्क होने की सूचना। आलीशान कोठी पर मजबूत ताला लगाया गया था लेकिन कानून के हथौड़े ने पल भर में खोल दिया और 5 करोड़ की इमारत को कब्जे में ले लिया। पुलिस जब ताला तोड़कर अंदर पहुंची तो घर के कमरे सजे धजे मिले। कमरों के अंदर ब्लू लाइट्स जल रही थी और डिजाइनदार पर्दे घर की शोभा बढ़ा रहे थे। लेकिन अपराधी का घर चाहे कितना ही अच्छा हो, उसमें कोई सुकून से नहीं रह सकता।
आप देख सकते हैं मेरठ में आज कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये यशपाल तोमर के भाई का घर है और ये बताया जाता है कि बेनामी संपत्ति है, यानी यशपाल तोमर का पैसा जरूर है लेकिन नाम उसके भाई का है, नरेश तोमर का। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद इसका दरवाजा खोला है, लेकिन आलीशान मकान बनाया गया है। अरबों की संपत्ति को पुलिस ने अब तक कुर्क कर लिया है, लेकिन अभी बहुत सारी संपत्तियां और बाकी हैं जो पुलिस की निगाह में नहीं आई है। ये एक संपत्ति थी वेदव्यासपुरी में जिसे पुलिस ने डिटेक्ट किया और अब इस पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आलीशान मकान है। ये नरेश तोमर और उनकी पत्नी है जो इस मकान में रहा करते हैं। ये उनका फोटो यहाँ पर ड्राइंग रूम में लगा है और तमाम आप देख सकते हैं साज सज्जा का सामान लगा है। बेशकीमती सामान यहाँ पर नजर आता है, पेंटिंग्स हैं, सोफा सेट है और तमाम वो चीजें हैं जो ऐशो आराम की चीजें हैं। लेकिन ये पैसा कहाँ से आया, ये जरायम की दुनिया का बताया जाता है। मेरठ के वेदव्यासपुरी इलाके में बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस इमारत में यशपाल तोमर का भाई रहता था। इस इमारत तक पहुंचने के लिए प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ी। कई हफ्तों से पुलिस यशपाल की अवैध संपत्तियों का पता लगाने में जुटी थी। आखिर में 5 करोड़ की संपत्ति हाथ लगी। शुरू में पुलिस ने हथौड़े से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। ताला टूटने के बाद भी पुलिस अंदर नहीं जा पाई थी। अंदर जाने के लिए घंटों तक मशक्कत करना पड़ा। सारे तरीके पुलिस ने आजमा लिए थे यहाँ पर ताला तोड़ने के, लेकिन ताला तो टूटा लेकिन ये घर बिल्कुल अंदर से बंद है। आप देख सकते हैं ये ताला है जिसे पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद तोड़ा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी टेढ़ा हो गया है और ये दरवाजा अभी भी अंदर से बंद है। ये कोई समझ नहीं आ रहा कि कैसे जो लोग इस घर में थे वो कैसे इस घर से बाहर निकले, क्योंकि पूरा घर अंदर से लॉक किया गया है। वो कौन सा रास्ता है जिससे उस घर के लोग बाहर निकले। और अब जब घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस यहाँ पर फेल हो गई तब यहाँ पर अचानक चाबी बरामद हो गई है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस और इस घर के लोगों की मिलीभगत यहाँ पर शामिल होती है। ये देखिए ये दरवाजा है जिसे पुलिस ने तोड़ा था अब से कुछ ही देर पहले। आप देख सकते हैं तोड़फोड़ के निशान यहाँ पर हैं और इस दरवाजे को यानी बाथरूम का दरवाजा तोड़कर यहाँ से पुलिस अंदर घुसी और जिस तरीके से पुलिस अंदर घुसी उसके बावजूद भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग सका। ये एक छोटा ड्राइंग रूम है जिसमें पुलिस अंदर घुसी थी, कुछ अलमारियां हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लाई बोर्ड लगाया गया है। इस प्लाई बोर्ड के पीछे क्या है ये अभी तक नहीं पता चल पाया। पूरे घर में एकदम से वार्निश करी गई, तेज स्मेल आ रही है यहाँ पर। अंदर दाखिल होने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी और जब पुलिस की टीम अंदर पहुंची तो तस्वीरें देखकर हैरान थी। अपराध की दुनिया से कमाए पैसे और ऐशो आराम की चीजें मिली जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। हमारे साथ खुद एएसपी यहाँ पर मौजूद है। सर ये बताएं, घर बामुश्किल खोला गया है, आप किस तरीके से बताएं कितनी कीमत है और क्या ऐशो आराम के सभी सामान यहाँ पर मौजूद है? देखिए करीब 300 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ये एरिया है और शहर के प्राइम लोकेशन पे है और करीब 5 करोड़ की इसकी अनुमानित व्यवसायिक कीमत लगाई जा रही है। अब सवाल यह है कि यशपाल तोमर के पास पैसे कहां से आए, भाई के नाम संपत्ति क्यों ली? इस सवाल का जवाब पुलिस ने ही दिया। पुलिस का कहना है कि यशपाल फर्जी मुकदमे लिखवाकर डरा धमकाकर अरबों रुपयों की संपत्ति बनाई। देखिए ये जो जमीन है हालांकि उन्होंने कराई नरेश तोमर उनके भाई के नाम से है, लेकिन ये इसका जो पैसा है ये बिल्कुल अपराध से अर्जित ही है क्योंकि नोएडा में जो चिटेरा गांव है वहाँ के जो जिन किसानों ने इनको अपनी ज़मीन नहीं दी थी, प्राधिकरण को दे दिया था, तो वो जो मुआवजे के पैसे उनके पास आए थे उन्हीं पैसों को इसने उन किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं। राजस्थान में, पंजाब में उनको जेल भिजवाया है, फिर वो पैसे राजस्थान के एक अकाउंट में रूट करे हैं और फिर वहाँ से फिर इस ज़मीन को खरीदा गया है। तो भले ही ये हो अपने उसके रिश्तेदार के नाम पे, लेकिन है ये यशपाल तोमर की ही संपत्ति और बिल्कुल ये अपराध से अर्जित करके बनाई गई है। यशपाल तोमर यूपी और उत्तराखंड का भूमाफिया है। अब तक 153 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। मेरठ में यशपाल के खिलाफ कई मुकदमे हैं। पुलिस प्रशासन एक एक कर उसकी ऐसी अवैध संपत्तियों का पता लगा रही है। अब तक बागपत, ग्रेटर नोएडा और मेरठ में संपत्ति कुर्क की गई है। दूसरे जिलों और राज्यों में भी अवैध संपत्तियों की छानबीन की जा रही है। ये भी कार्रवाई का दौर जारी रहेगा। देखिए जैसे इसकी और भी संपत्तियां संज्ञान में आएंगी या कोई भी और प्रकरण संज्ञान में आता है तो बिल्कुल जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। गैंगस्टर यशपाल तोमर को एसटीएफ ने जनवरी में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मामलों को जब खंगालना शुरू किया तो फहरिस्त बड़ी होती चली गई। अलग अलग राज्यों में उसकी अवैध संपत्तियां हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये घर
आलीशान डाइनिंग टेबल है, लाखों रुपए की डाइनिंग टेबल ये बताई जा रही है, क्योंकि जो लकड़ी है वो भी काम भी अभी अभी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में एक बढ़िया अलमीरा बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसके अलावा जो कमरे हैं वो भी आलीशान डेकोरेशन से, साज सज्जा से मौजूद है। सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल है, पूजा घर बनाया गया है और तमाम वो चीजें हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल को प्रदर्शित करती हैं। अब यह मकान कुर्क कर लिया गया है। चाबी कहाँ से आई ये तो शायद अभी पुलिस बता नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर घंटों की मशक्कत के बाद ताले तोड़े गए और जिसके बाद अब कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और बड़ी खबर बलिया से, यहां पर टीचर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल में बच्चे को बंद करके टीचर्स घर चले गए। लोगों ने ताला तोड़ा और तब जाकर बच्चे को बाहर निकाला। सुखपुरा प्राथमिक विद्यालय का यह मामला है। बीएसए ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक टीचर पर आरोप है कि बच्चे को वो स्कूल में ही छोड़ के ताला बंद करके चले गए। सुखपुरा प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चा लॉक हो गया और उसके बाद शिक्षकों की ये बड़ी लापरवाही बलिया से उजागर हुई है। स्कूल में ही बच्चे को बंद करके घर शिक्षक चले गए। लोगों ने ताला तोड़कर इस बच्चे को वहां से बाहर निकाला। ये बच्चा स्कूल में ही रह गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल पर ताला लगा के सभी टीचर्स घर लौट गए। ये बच्चा वहीं बैठा। बाद में लोगों ने ताला तोड़ा और उस बच्चे को वहां से बाहर निकाला।